सो हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन ऑन माय चैनल। बड़े दिन से लिटरेचर की कोई वीडियो नहीं आई है। आई वाज आल्सो क्रेविंग अ लॉट फॉर लिटरेचर की वीडियो एंड हियर आई एम मेकिंग अ वंडरफुल वीडियो फॉर यू पीपल। और ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये एक स्टूडेंट के जरिए रिक्वेस्टेड वीडियो है। आई ऑलवेज कीप आस्किंग यू पीपल कि अगर आपको कुछ भी समझ में ना आ रहा हो तो यू कैन मैसेज मी एंड आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। तो ये वही वीडियो है जो आपकी डिमांड पे बनी है। इसी बात पे अगर आपको कोई डिमांड हो या कोई टॉपिक ना समझ में आ रहा हो तो आपके लिए भी जरूर से एक वीडियो बन जाएगी। जैसा कि आप सब लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज का जो टॉपिक है वो एक ऐसा टॉपिक है जो सबको पता भी है लेकिन सबको नहीं भी पता है। जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट 4 टाइप्स ऑफ टेक्निक्स यूज्ड इन लिटरेचर। सबसे पहला है हमारा ड्रामेटिक मोनोलॉग, दूसरा है हमारा इंटीरियर मोनोलॉग, तीसरा है हमारा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एंड चौथा है हमारा सोलिलॉकी। इन चारों को ही हम लोग बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। अगर आप लिटरेचर के बहुत अच्छी तरीके से एंथुजियास्ट हो, स्टूडेंट हो, तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये चारों में ही थोड़ी सी सिमिलैरिटीज है और यही सिमिलैरिटी इसमें कंफ्यूजन करने का काम करती है। एंड इसी वजह से आई हैव थॉट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो, जिसकी वजह से आप लोग का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में ना ही आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा इस चीज का, लिटरेचर के जो फेमस एग्जाम्पल्स हैं जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं इन टॉपिक्स में से वो भी आपको दिखेंगे। एंड मेरी क्लास अगर आप अटेंड कर रहे हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो क्वेश्चंस लिए बिना आप नहीं जाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, इन टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो आपको इस वीडियो में देखने को भी मिलेंगे। अराउंड 10 to 15 क्वेश्चंस हैं। तो चलो स्टार्ट करेंगे हम लोग आज की वीडियो को और देखेंगे कि हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या है, जो कि है ड्रामेटिक मोनोलॉग। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत ही छोटी सी चीज है, मुझे आता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आगे जाओगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि अच्छा इसका क्या रोल था और आगे कैसे कनेक्टेड है ये दूसरी चीजों से। ड्रामेटिक मोनोलॉग के बारे में अगर हम लोग बात करें तो मोनोलॉग से पहले बेटा आप लोग को क्लियर होना चाहिए कि डायलॉग क्या चीज होती है। डायलॉग इज समथिंग जहां पे दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, आपस में एक कन्वर्सेशन करते हैं। उसी के कंपैरिजन में व्हेन आई से मोनोलॉग, मोनो का मतलब होता है वन, जहां पे एक इंसान बात कर रहा होता है या फिर एक इंसान एक्टिव होता है। बहुत अच्छी तरीके से आपको मेरी इस लाइन को समझना है कि या तो एक इंसान बात कर रहा है या फिर दो में से एक इंसान एक्टिव है। अब जब हम लोग ड्रामेटिक मोनोलॉग के बारे में बात करते हैं तो आप में से कई लोगों को लग सकता है कि हमारा जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है वो क्या ड्रामा में यूज किया जाता है। जैसा कि हम लोग यहाँ पे ड्रामा लिखा हुआ है ड्रामेटिक मोनोलॉग, तो ऐसा नहीं है। आपकी ड्रामेटिक मोनोलॉग की जो टेक्निक है ना बेटा, वो पोएट्री में इस्तेमाल की जाती है, जहां पे आपका एक सिंगल स्पीकर बात कर रहा होता है ऐसे अनोनिमस स्पीकर से, जिससे लगता है कि वो आप लोगों से, मतलब कि रीडर से बात कर रहा है एंड अपने बारे में जो जो उसको बताना है वो बताता चला जाता है विदाउट एनी इंटरप्शन ऑफ द सामने वाला लिसनर जो उसको सुन रहा है। तो अब डेफिनेशन के जरिए हम लोग इसको समझेंगे और देखेंगे, ठीक है। A dramatic monologue is a type of a poem in which a single speaker, you have to keep this in mind, जहां पे एक सिंगल स्पीकर एड्रेसेस अ साइलेंट ऑडियंस। आपके बोला ना कि एक ऐसे स्पीकर से बात कर रहा है जो उससे बात नहीं कर रहा है, वो मात्र सुन रहा है। ही इज अ साइलेंट ऑडियंस इन अ स्पेसिफिक सिचुएशन और एट अ मोमेंट इन टाइम। किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो आपके सिंगल स्पीकर की तरफ बात कर रहा है एंड आपका जो लिसनर है वो साइलेंट है, वो चुपचाप आपकी उसकी बातें सुन रहा है। द स्पीकर रिवील्स his or her personality, thoughts and emotions through her words, but the listener's reaction and responses are only suggested or implied। भाई कोई इंसान पागल तो है नहीं कि वो बोलता चला जाएगा। आपका सामने वाले दिखाया गया है ड्रामेटिक मोनोलॉग में कि कोई है वहां पे जो सुन रहा है उसकी ये सारी बातें। तो बातें करते करते वो अपने नेचर के बारे में बताता है, अपने इमोशंस के बारे में बताता है, और भी उसको जो भी चीजें अपने बारे में बतानी है वो ड्रामेटिक मोनोलॉग के जरिए वो बोलता चला जाता है। एंड आपका जो लिसनर है वो मात्र वहां पे प्रेजेंट है, वो सुनता जाता है, बोलता कुछ नहीं है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका जो रिस्पॉन्सेस है वो सजेस्टेड है या इंप्लाइड है। मतलब कि द लिसनर्स रिएक्शंस एंड रिस्पॉन्सेस आर नॉट डायरेक्टली स्टेटेड। सुनने वाला जो वहां पे जीव है, प्रेजेंट है, वो मात्र सुन रहा है, डायरेक्टली आपका प्रेजेंट भी नहीं हो सकता है, ठीक है।
This creates a sense of intimacy between the speaker and the reader, as if the reader is eavesdropping on a private conversation. बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन लिखी हुई है। अगर मैं सपोज करो यहाँ पे आई एम टॉकिंग टू अ मोबाइल, ठीक है, एंड आप लोग को तो नहीं दिख रहा है कि मैं यहाँ पे एक मोबाइल से बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे मेरी जो मोबाइल है ना जिससे मैं ये शूट कर रही हूँ, वो इस तरीके से ऐसी सिचुएशन में, ऐसी पोजीशन में प्लेस्ड है कि ऐसा लग रहा होगा आप लोगों को कि मैं आपसे बात कर रही हूँ। लेकिन मैं अगर रियल सिचुएशन में देखूं तो मैं तो एक मोबाइल से बात कर रही हूँ। तो ये सेम ड्रामेटिक मोनोलॉग है जहां पे मैं अपने बारे में चीजें और ये वो बोलती चली जा रही हूँ, लेकिन ये ऐसा इफेक्ट डालता है ड्रामेटिक मोनोलॉग में कि देखने में लगता है कि रीडर से ही बातें की जा रही हैं, एंड ये सारी बातें कौन सुन रहा है? रीडर सुन रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। आपके लिटरेचर में जो सबसे फेमस एग्जाम्पल माना जाता है आपके ड्रामेटिक मोनोलॉग का, सारे बच्चों को पता होगा, इससे कई क्वेश्चंस भी आए हैं, माय लास्ट डचेस बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। सबसे पहले अगर हम लोग बोलें कि यूज किया है किसने आपके ड्रामेटिक मोनोलॉग की टेक्निक को या फेमस किया है, वो है हमारे रॉबर्ट ब्राउनिंग। और माय लास्ट डचेस में जो आपका ड्यूक होता है, ड्यूक ऑफ फेरेरा होता है, वो अपने विजिटर से जो उसको मिलने आया है, जो आगे उसकी शादी का प्रोस्पेक्ट लेकर आया है, उससे वो बात करता रहता है और अपनी लेट वाइफ कौन, जो वाइफ मर चुकी है या फिर उसी ने मरवा दिया था, उसके बारे में वो बातें बताता चला जाता है। दो थ्रू हिज वर्ड्स द ड्यूक रिवील्स हिज पोजेसिवनेस, जेलेसी एंड एरोगेंस। उसकी बातों के थ्रू वो जो भी बताता चला जाता है, हम लोग को पता लगता है कि ये तो बड़ा पॉजिटिव काइंड का बंदा था, जेलस था, उसकी वाइफ पेंटर को देख के हंस देती थी तो शायद उसने उसको मरवा ही दिया होगा, एंड सो ऑन। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग के जरिए वो ये नहीं बताता है कि मैंने अपनी वाइफ को मरवा दिया, ऐसे किया। वो ड्रामेटिक मोनोलॉग के जरिए अपनी बातें बताता चला जा रहा है, एंड आपको या हम रीडर्स को उसके कैरेक्टर के बारे में इंसाइट मिलता चला जा रहा है। दूसरा बहुत ही फेमस एग्जांपल है बेटा आपका यूलिसिस, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की जो पोयम है, जहां पे यूलिसिस हमारे हीरो हैं, वो बात करते हैं अपने मैरिनर्स से। ठीक है, अपने मैरिनर्स को अपनी इच्छाओं के बारे में बताते हैं और अपने वर्ड्स के जरिए ये बताते हैं कि रेस्टलेस वो बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं, वो लव ऑफ एडवेंचर फील करते हैं, वो रुकना चाहते हैं, वो चलना चाहते हैं, वो दौड़ना चाहते हैं, वो गिरना भी चाहते हैं, लेकिन वो रुकना नहीं चाहते हैं। तो इसके जरिए हम लोग को उनके कैरेक्टर के बारे में पता लगता है कि ही इज अ काइंड ऑफ वॉरियर, एंड घर पे आके आराम करना उनको पसंद नहीं आता है, बट उनको पसंद आता है कि मैं जाऊं एडवेंचरस जर्नी पे जाऊं, मैं लोगों से लड़ाई करूं, एंड सो ऑन। इसी को कहते हैं हम लोग ड्रामेटिक मोनोलॉग, एंड आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब ड्रामेटिक मोनोलॉग के ही नाम से मिलता जुलता इसका भाई है इंटीरियर मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग तो आपको समझ में आ गया कि बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से एक वहां पे कोई प्रेजेंट होता है एंड वो अपनी बातें बताता चला जाता है किसी विजिटर को, किसी ऑडियंस को, एंड सो ऑन। इंटीरियर मोनोलॉग एक टाइप का वेरिएंट है आपका, जो हम लोग चलो देखते हैं। इंटीरियर मोनोलॉग इज अ लिटरेरी टेक्निक दैट प्रेजेंट्स अ कैरेक्टर्स थॉट्स एंड फीलिंग्स। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट, क्योंकि आगे आप लोग बड़ा कंफ्यूज होने वाले हो। यहां पे लिखा हुआ है कैरेक्टर्स थॉट्स एंड फीलिंग्स। आपका जो इंटीरियर मोनोलॉग होता है वहां पे आपके कैरेक्टर के मन में चल रही बातें हम लोग को दिखाई जाती हैं, as if they were directly occurring in the character's mind। हम लोग को कोई भी चीज कोई बता नहीं रहा होता है नरेशन के जरिए। जैसे ड्रामेटिक मोनोलॉग में नरेशन इन्वॉल्व था, एक इंसान खुद से बताता है, लेकिन इंटीरियर मोनोलॉग में वो आपका जो कैरेक्टर है आपको कुछ बता नहीं रहा होगा, उसके दिमाग में जो चीजें चल रही होंगी वो हम लोगों को हमारी नॉवेल के जरिए, हमारी स्टोरी के जरिए दिखाया जा रहा होगा। देखो जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, इस बात को आज आप सारे बच्चे समझना, विदाउट एनी एक्सटर्नल नरेशन और कमेंट्री। हम लोग इस बात को बहुत अच्छी तरीके से पहले डिफरेंस को समझ जाएंगे कि ड्रामेटिक मोनोलॉग में हम लोग ने देखा कि एक राइटर एक स्पीकर को अपने बारे में चीजें बताता चला जा रहा है, खुद से मुंह से नरेट कर रहा है, एंड हम लोग को उसके जीवन के बारे में पता लग जाता है। वहीं इन कंपैरिजन टू इंटीरियर मोनोलॉग में भी कैरेक्टर के मन में चल रही थॉट्स एंड इमोशंस के बारे में हम लोग को एक बोलते हैं कि एक्सपोजर मिलता है।
किसके जरिए? जो शब्दों में लिखा हुआ है कैरेक्टर के दिमाग के जरिए। कैरेक्टर खुद से आपको कुछ भी नरेट करके नहीं बताता है, ठीक है। इट इज ऑफन यूज्ड टू प्रोवाइड इनसाइट इनटू अ कैरेक्टर्स साइकी, मोटिवेशंस एंड इमोशंस। एंड जाहिर सी बात है, जब हम लोग ये देख पा रहे हैं कि किसी कैरेक्टर के दिमाग में क्या चल रहा है, तो हम लोग को उसकी साइकोलॉजी समझ में आएगी, उसके इमोशंस समझ में आएंगे, एंड वो किन किन चीजों से मोटिवेटेड है या किन किन चीजों से निराश है, हम लोग को बेसिकली उसके मन में या दिमाग में चल रही एक एक चीज समझ में आने लगेगी, ठीक है। द टेक्निक क्रिएट्स अ सेंस ऑफ इंटिमेसी, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इज रिटन ओवर हियर विच यू नीड टू कीप इन माइंड। यहां पे आपको एक इंटिमेसी प्रोवाइड की जाती है। जब एक कैरेक्टर के मन के बारे में आप देख पा रहे हो, तो डोंट यू फील यू विल फील इंटिमेट, या फिर आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करोगे उस आपके कैरेक्टर से। हम लोग के असल जीवन में जब कोई इंसान अपने मन के बारे में बताने लगता है, तो हम लोग बहुत कनेक्टेड फील करते हैं उससे। वही चीज यहाँ पे हो रही है कि नॉवल के जरिए जब कैरेक्टर के मन में क्या चल रहा है हम लोग को दिखाया जाता है, तो वी एज रीडर्स, एज ऑडियंस, हम लोग बहुत कनेक्ट हो जाते हैं उस कैरेक्टर से। Between the reader and the characters and allows the readers to experience events from the character's perspective। आप फिर उस कैरेक्टर के जीवन को अपनी आंखों से नहीं, उस कैरेक्टर की आंखों से देखने लगते हो, क्योंकि उसके दिमाग में क्या चल रहा है एग्जैक्टली पन्ने पे वो लिखा होता है, ठीक है। तो ये है आपका इंटीरियर मोनोलॉग, और इसका जो फेमस एग्जाम्पल हम लोग के लिटरेचर में माना जाता है वो है आपका मिसेस डैलोवे बाय वर्जीनिया वुल्फ। बहुत फेमस एग्जाम्पल है आपका ये, जहां पे नॉवल के अंदर आप देख पाते हो इंटीरियर मोनोलॉग इन द कैरेक्टर ऑफ क्लैरिसा डैलोवे प्रोवाइड्स एन इनसाइट इनटू हर थॉट्स एंड फीलिंग्स एज शी प्रिपेयर फॉर अ पार्टी। शाम को एक पार्टी होने वाली है, एंड पूरा हम लोग को दिखाया गया है कि सुबह से लेके लीनियर वाइज आपके शाम तक क्या होता है, वो किससे मिलती है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो अपने पुराने प्रेमी से मिली है, अपने पति के बारे में वो क्या सोचती है, देन शेल शॉक से परेशान एक इंसान है, उसके बारे में क्या सोचती है, वो क्या सोचती है, ये हम लोगों को दिखाया जा रहा है। वो अपने मुंह से आपको कुछ अपनी व्यथा नहीं बताती है। ये है आपका बेसिक डिफरेंस ड्रामेटिक मोनोलॉग और इंटीरियर मोनोलॉग में। एंड इफ यू टेक नोटिस ऑफ इट, आई सेड कि इंटीरियर मोनोलॉग के अंदर जो कुछ भी उस कैरेक्टर के मन में चल रहा होता है, वो एक लीनियर वाइज हम लोग को दिखाया जाता है। व्हाई एम आई एम्फसाइजिंग ऑन दिस वर्ड, ये आपको आगे पता चल जाएगा, ठीक है। तो पहला एग्जांपल हुआ हमारा मिसेस डैलोवे जो वर्जीनिया वुल्फ ने लिखी है। देन दूसरा अगेन वर्क लिखा है आपकी वर्जीनिया वुल्फ ने, जो कि आपका वर्क है टू द लाइट हाउस। इसके अंदर भी ये नॉवल में यूज किया गया है इंटीरियर मोनोलॉग टू रिवील द थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ मल्टीपल कैरेक्टर्स एज दे नेविगेट देयर रिलेशनशिप्स विद वन अनदर। बहुत ही ब्यूटीफुल आपकी ये स्टोरी है, जहां पे आपका मेन कैरेक्टर, उसका हस्बैंड, उसके बच्चे, उनके बच्चों का उसके हस्बैंड से कनेक्शन, उसके हस्बैंड का इतना अच्छा ना कमाना, एंड बहुत सारी चीजें हम लोग को साइकोलॉजिकली दिखाई गई हैं इस पर्टिकुलर स्टोरी के अंदर, एंड इसको ही हम लोग इंटीरियर मोनोलॉग कहते हैं। अब आप में से इस पर्टिकुलर टाइम पे सुनते हुए आपके मन में कंफ्यूजन ऑलरेडी उत्पन्न हो चुका होगा कि मैम वर्जीनिया वुल्फ तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए फेमस है, और ये दोनों ही वर्क स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर आने चाहिए। तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को देखेंगे कि वो कौन सी चिड़िया का नाम है, ठीक है। आपका स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज अ लिटरेरी टेक्निक that presents the characters thoughts and feelings। भाई ये तो सेम लाइन मैम आपने पहले भी बोली इंटीरियर मोनोलॉग में, मैम आप कंफ्यूज कर रही हैं। ध्यान से बात को समझना, हम लोग का इंटीरियर मोनोलॉग एक वेरिएंट है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का। कैसे, एंड दोनों अलग कैसे है अगर दोनों ही सेम है। अगर आपका स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक कैरेक्टर के थॉट्स एंड फीलिंग्स को दिखा रहा है, इंटीरियर मोनोलॉग भी थॉट्स एंड फीलिंग्स को दिखा रहा है, तो एग्जाम में हम लोग क्वेश्चंस कैसे टैकल करेंगे, यहीं पे आपका काम आता है लीनियर वर्ड का। ध्यान देना बेटा, हमारा जो इंटीरियर मोनोलॉग है वो आपको किसी भी कैरेक्टर के मन में क्या चल रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, एक लीनियर वे में दिखाने की कोशिश करता है। वहीं पे बेटा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो होता है ये एक बहुत ही
ये एक बहुत ही अनस्ट्रक्चर्ड वे में आपके ख्यालों को दिखाता है। अब एक बात बताओ कि हम लोग के जो ख्याल होते हैं, हम लोग कभी पास्ट में कुछ सोच रहे होते हैं, कभी अचानक से हम लोग अपने बचपन की कोई याद सोच रहे होते हैं, बचपन में एक आइसक्रीम खाई होती है उसके बारे में सोच रहे होते हैं, वो आइसक्रीम आपने अपने बॉयफ्रेंड के साथ भी खाई है, तो अचानक से आप इतने टाइम आगे चले जाओगे एंड आपको वहां पे वो चीज कनेक्ट करने लगेगी कि बचपन में मेरी याद इससे जुड़ी हुई थी, फिर मेरी आइसक्रीम खाने वाली याद किसी और से जुड़ी है। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक ऐसी टेक्निक होती है जहां पे एक आपके कैरेक्टर के दिमाग में जो चीजें चल रही होती हैं वो आपकी लीनियर वाइज नहीं होती हैं बेटा, दे आर अनस्ट्रक्चर्ड। एंड आप अगर कभी बैठ के सोच रहे होंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पानी के बहाव की तरह होती है जिसमें आप बहते चले जाते हो। कभी आपको बचपन की याद आएगी, कभी आपको अपनी जवानी की याद आएगी, कभी आपको स्कूल डेज याद आएंगे, कभी पापा ने मारा था ये याद आएगा। सो इट इज लाइक अ फ्लो ऑफ वाटर, दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज अ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। जब आप अपनी एक कॉन्शियसनेस के ऊपर अनकॉन्शियस लेवल पे चले जाते हो एंड आपके दिमाग आपको जो दिखाता है वो अनस्ट्रक्चर्ड वे में देखते चले जाते हो। आपके जो सपने होते हैं वो क्या कभी भी लीनियर ऑर्डर में होते हैं? नहीं, बहुत ही एब्सर्ड एंड वियर्ड होते हैं एंड इसी चीज को हम लोग स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। थोड़ी सी हम लोग डेफिनेशन और देखेंगे। Stream of consciousness is a literary technique that presents a character's thoughts and feelings in a continuous and unstructured flow as if they were occurring in real time। इस बात से कंफ्यूज मत होना कि मैम आपने कहा कि ये बहुत ही अनस्ट्रक्चर्ड होता है लेकिन ये कॉन्टिन्यूस लिखा होता है। जब आप ख्यालों में होते हो तो वो कॉन्टिन्यूस होता है, मतलब कि फ्लो उसका कॉन्टिन्यूस है, आप एक मिनट के लिए भी रुकते नहीं हो। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज हैविंग टू थिंग्स कि कॉन्टिन्यूस ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस आपको दिखाई दे रहे हैं एंड वो फ्लो ऑफ इमोशंस कैसे है? अनस्ट्रक्चर्ड है बेटा। आप कभी भी आगे के बारे में सोच लोगे, फिर आप पीछे चले जाओगे, पीछे के बारे में सोचोगे, फिर आप फ्यूचर में चले जाओगे। सो दिस इज अ काइंड ऑफ थिंग विच हैपेंस इन स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है। इट ऑफन इंक्लूड्स एसोसिएशंस, memories and random associations that reflects the character's internal state of mind। बोला ना कि बचपन में खाई हुई एक आइसक्रीम और आपने जब आप यंग हो गए होगे दोस्तों के साथ या किसी अपने पार्टनर के साथ खाई हुई आइसक्रीम, चीजों के साथ, ऑब्जेक्ट्स के साथ आपका एसोसिएशन बैठ जाता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में। आप मेमोरीज आने लगती हैं, आपको रैंडम एसोसिएशन, आप किसी चीज से एसोसिएशन मतलब कनेक्शन बैठाना, उसको हम लोग कहते हैं एसोसिएशन। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में आप ऐसा करने लगते हो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और इसके फेमस एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग। यूलिसिस बाय जेम्स जॉयस, कंफ्यूज मत होना, ड्रामेटिक मोनोलॉग यूलिसिस अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन वाला है और ये एक यूलिसिस आपकी नॉवल है बाय जेम्स जॉयस जिसके अंदर आपका फेमस कैरेक्टर जिसके बारे में बात की गई है, आपका डबलिन में कैरेक्टर है स्टीफन डिडालिस, जो आपका सॉरी स्टीफन डिडालिस तो पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट में आएगा। ठीक है, ये दोनों थोड़े से कंफ्यूजिंग है। जेम्स जॉयस के अंदर जॉयस यूजेस द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टू कन्वे द कैरेक्टर्स थॉट्स, फीलिंग्स एंड परसेप्शंस इन अ continuous and unstructured flow। The technique creates a sense of intimacy between the reader and the characters and allows the reader to experience events from multiple perspectives। भाई मैं अगर एक कैरेक्टर के दिमाग में देख रही हूं, वो कैरेक्टर मुझे अपने स्कूल डेज में भी लेके जा सकता है, वो कैरेक्टर मुझे अपने यंग डेज में भी लेके जा सकता है, वो कैरेक्टर अपने मुझे डर को भी दिखा सकता है, वो कैरेक्टर मुझे अपनी सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट को भी दिखा सकता है एंड ये लीनियर ऑर्डर में नहीं चलता है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है बेटा आपका पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट एज अ यंग मैन बाय जेम्स जॉयस। अगेन अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ योर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। अब अगर हम लोग एक पेज पे आके बात करें और जानने की कोशिश करें कि दोनों में और कितने डिफरेंसेस हैं, तो हेयर आर ऑल ऑफ योर डिफरेंसेस। सबसे पहले हम लोग व्हाइल बोथ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एंड इंटीरियर मोनोलॉग आर टेक्निक्स यूज्ड टू कन्वे कैरेक्टर्स थॉट्स एंड फीलिंग्स इन लिटरेचर, ये हम लोग ने जान लिया कि दोनों का ही काम है कैरेक्टर के थॉट्स एंड फीलिंग्स को दिखाना। बट देर आर सम डिफरेंसेस। हमारा पहला डिफरेंस है स्ट्रक्चर। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टिपिकली लैक्स एनी डिसर्नेबल स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन, while interior monologues tends to be more focused and linear in its presentation of a character's thought। अब तक आपको ये बात लर्न हो जानी चाहिए। दूसरा पॉइंट, अनकॉन्शियस एसोसिएशंस।
Stream of consciousness often includes characters and unconscious associations, free associations, and wandering thoughts, while interior monologue tends to focus more on characters, conscious thoughts, and rationalizations. आपके इंटीरियर मोनोलॉग के बेटा केस में उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसकी यादें सिर्फ आपको देखने को मिलेगी. बेकार का कोई आइसक्रीम, गुड्डा, विंड चाइम्स या वेव्स आपको ये सब देखने को नहीं मिलेगी जो आपको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में देखने को मिलती है, जो बार बार दिखाया जाता है. ठीक है, आगे बढ़ेंगे. तीसरा पॉइंट जो हमारा है यहाँ पे वो हमारा बताता है डायलॉग. डायलॉग में क्या डिफरेंसेस हैं? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कैन इंक्लूड स्निपेट्स ऑफ डायलॉग ऑफन विदाउट एनी क्लियर एट्रीब्यूशन, व्हाइल इंटीरियर मोनोलॉग जनरली डज नॉट इंक्लूड डायलॉग. भाई एक आपके कैरेक्टर के दिमाग में क्या चल रहा है तो क्या वो डायलॉग के बेसिस पे चलेगा? नहीं. तो इंटीरियर मोनोलॉग इज प्योरली स्टिकिंग अप टू रूल्स कि दिमाग को दिखा रहा है तो आपको डायलॉग नहीं दिखाएगा. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि अपने हम लोग ख्यालों में रह के हम लोग अपने ख्यालों से बातें करने लगते हैं, तो वो हमारे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में होता है. एंड आपको थोड़े थोड़े स्निपेट्स या छोटे छोटे डायलॉग स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में देखने को मिल सकते हैं. ठीक है, आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए. नंबर 4, नरेशन वॉइस. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की तरह नरेटर ऑफन फेड्स अवे. द कैरेक्टर्स थॉट्स एंड फीलिंग्स आर प्रेजेंटेड एज इफ रीडर इज डायरेक्टली एक्सपीरियंसिंग देम. हम लोग को इस तरीके से स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस दिखाया जाता है कि एक्चुअल में उस पर्टिकुलर टाइम पे आपका जो कैरेक्टर है ना वो समय में गोते खा रहा है, ये दिखाया जाता है. वेयर एज इंटीरियर मोनोलॉग में जो नरेटर होता है वो इस तरीके से प्रेजेंट करता है एंड प्रोवाइड सम लेवल ऑफ कमेंट्री और डिस्क्रिप्शन ओवर द कैरेक्टर्स थॉट्स. ये थोड़ा सा आपका रेस्ट्रिक्टेड होता है. ठीक है, आगे बढ़ेंगे. आई होप ये सिर्फ जिस बच्चे ने मांगा था उसको ही नहीं, बाकी सारे बच्चों को क्लियर हो रहा होगा. अक्सर हम लोग ऐसे टॉपिक्स को सिर्फ ऊपर ऊपर से देखते हैं और हम लोग को ऐसा लगता है कि अरे हमें तो ये आता है, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि आपको थोड़ा सा डीप डाइव करना चाहिए इफ यू आर अ ट्रू लिटरेचर एंथुसियास्ट. ठीक है, तो समराइज जब हम लोग करेंगे तो ये देखने की कोशिश करेंगे कि मेन डिफरेंस दोनों के बीच में क्या है टेक्निक का, जहां पे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस मोर अनस्ट्रक्चर्ड है एंड प्रेजेंट्स अ मोर केओटिक. केओटिक का मतलब क्या होता है? जहां पे आपको कंफ्यूजन दिखती है. एंड वहीं पे इंटीरियर मोनोलॉग क्या है बेटा? आपका एक फोकस्ड है. ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा. इसको एग्जैजरेट नहीं करेंगे. अभी परेशान मत होना, इनसे क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो भी हम लोग देखेंगे. ओके, अब एक एक्स्ट्रा चीज आई हैव ब्रॉट सॉलिलॉकी. अगर आप लोग ये तीनों चीज अच्छे से समझ गए होंगे तो आप लोग के दिमाग में कहीं ना कहीं सॉलिलॉकी भी आ रहा होगा, क्योंकि वो भी एक ऐसी चीज होती है जहां पे एक कैरेक्टर आपके ऑडियंस से या फिर ऐसे बात करता है जैसे कि वो ये बातें किसी को सुनाने की कोशिश कर रहा है, जानबूझ के नहीं, बिना जाने. तो आपका सॉलिलॉकी एक ऐसी टेक्निक होती है लिटरेचर की जहां पे एक कैरेक्टर स्पीक्स देयर थॉट्स अलाउड, अपनी बातों को खूब तेज तेज बोल रहा होता है. यूजुअली कब? जब वो स्टेज पे है. सॉलिलॉकी ड्रामेटिक आपका एक टेक्निक है जो आपके ड्रामा एंड थिएटर में ही यूज की जाती है. जब आपका थिएटर परफॉर्म किया जाता है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो एक कैरेक्टर दिखाया जाता है जो स्टेज पे खड़ा है और बात वो खुद से ही कर रहा है. कोई भी डायलॉग वो बोल रहा होगा, खुद से बोल रहा होगा, लेकिन उसको चिल्ला चिल्ला के बोलेगा. एंड ऐसा करने से ये सारी बातें ऑडियंस को सुनाई दे जाती है कि ये बोल तो रहा है लेकिन मुझे भी समझ में आ रही है, उसके मन में नहीं चल रही होती है. इसी को हम लोग बोलते हैं सॉलिलॉकी. द पर्पस ऑफ सॉलिलॉकी इज टू रिवील अ कैरेक्टर्स इनर मोस्ट थॉट्स एंड फीलिंग्स टू द ऑडियंस एंड टू प्रोवाइड इनसाइट इनटू द कैरेक्टर्स मोटिवेशन एंड इंटेंशंस. है ये आपके ड्रामेटिक मोनोलॉग, इंटीरियर मोनोलॉग और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की तरह थोड़ा सा, लेकिन यहां पे जानबूझ के वो स्टेज पे आके चिल्ला चिल्ला के अपने मन की बातें बताएगा ताकि आपकी ऑडियंस सुने और जाने. ठीक है, इसका सबसे फेमस एग्जांपल आप सब लोग को अभी तक क्लिक कर गया होगा, है आपका हैमलेट. टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन. आपका हैमलेट समझ ही नहीं पाता है कि मुझे अपने चाचा जी का मर्डर करना है या नहीं करना है या नहीं करना है, समझ में ही नहीं आता है. लाइफ एंड डेथ के ऊपर भी वो सोचता रहता है कि मारना चाहिए नहीं मारना चाहिए, ये जिंदगी है या क्या नहीं है. To be or not to be, that is the question, is one of the famous
soliloquies in our English literature. दूसरी ही soliloquy की अगर हम लोग बात करें तो वो अगेन आपको विलियम शेक्सपियर की वर्क मैकबेथ में दिखाई देती है, जहां पे वो बात कर रहा होता है टुमारो टुमारो एंड टुमारो वाली स्पीच के अंदर। वहां पे मैकबेथ रिफ्लेक्ट कर रहा होता है फ्लीटिंग नेचर ऑफ लाइफ के बारे में एंड इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ, कि भैया समय तो निकलता चला जा रहा है और डेथ भी आनी ही आनी है। तो इस पर्टिकुलर सॉलिलॉक्वी से वो ये बात करने की कोशिश करता है। और इसी के साथ हम लोग एंड करते हैं अपने चारों टॉपिक्स को, लेकिन क्वेश्चंस देखते हैं और देखते हैं कि क्या हम लोग को अच्छे से समझ में आया है, और अप्रोच भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या डेफिनेशन से क्वेश्चंस आते हैं या फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। तो चलो स्टार्ट करेंगे। आपका पहला क्वेश्चन है, The revenge tragedy opens with a long soliloquy of the protagonist carrying the skull of his poisoned fiancée and swearing vengeance for the old duke who has committed the vicious act. Identify the play. अब ये क्वेश्चन आप बोलोगे कि मैम इतना तो रिलेटेड नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपका soliloquy वाला वर्ड आया एंड soliloquy से ही ये आपका स्टार्ट होता है प्ले। तो ये आपको पता होना चाहिए क्या है आपका आंसर, द रिवेंजर्स ट्रेजेडी रिटन बाय थॉमस मिडल्टन, जो आपका आंसर बन जाता है। सॉलिलॉक्वी पूछी गई है, यहां पे आपको आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपना दूसरा क्वेश्चन। Which two of the following oppositions are best evoked by Hamlet's utterance to be or not to be? जैसा कि I already told you कि आपसे to be or not to be वाली फेमस सॉलिलॉक्वी से एक्चुअली में क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है, हैमलेट किन दो चीजों को लेके परेशान है। तो बाय नाउ आपका क्वेश्चन बन जाना चाहिए, एक तो सबसे पहले बिटवीन डूइंग एंड एब्सटेनिंग फ्रॉम डूइंग, कि भैया मर्डर करे या नहीं करे, दूसरी चीज बिटवीन लाइफ एंड डेथ। तो आपका आंसर बन जाता है पॉइंट नंबर 1 विच इज योर 1 and 4। ठीक है, क्लियर है आप सारे बच्चों को? अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन आपके मन में हो ना, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जा सकते हो एंड उस पर एक छोटी सी शॉर्ट आई विल मेक आपका ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, Which two poems in the following list are examples of dramatic monologue? ये आपका नेट का क्वेश्चन है। ठीक है, अभी तक हम लोग नेट के क्वेश्चंस देख रहे हैं, आगे आपके गेट का भी क्वेश्चन आने वाला है। आपसे पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सा ड्रामेटिक मोनोलॉग को शो करता है। क्या अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का यूलिसिस ड्रामेटिक मोनोलॉग है? हम लोग ने बिल्कुल अच्छी तरीके से देखा। क्या फिलिप लार्किन का चर्च गोइंग है? हमारे कैरल एंड डफी का जो फेमस पोयम है मेड्यूसा, क्या वो एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है? या कैथरीन फिलिप्स अ मैरिड स्टेट, क्या ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है? तो यूलिसिस तो आपका पक्का आंसर है ही है। उसके साथ आपका दूसरा आंसर है कैरल एंड डफी का मेड्यूसा, एक बहुत ही अच्छी आपकी पोयम है, यू मस्ट गो एंड रीड दिस। दोनों में ही कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है? ड्रामेटिक मोनोलॉग का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और अपना चौथा क्वेश्चन देखेंगे। Keats' La Belle Dame sans Mercy combines two poetic forms। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये तो आज के वीडियो से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आपके लिए मैं इसलिए लेके आई हूं सो दैट यू कम टू नो कि बेटा ऐसे भी क्वेश्चंस बनते हैं जहां पे आपके ये ड्रामेटिक मोनोलॉग उस पर्टिकुलर पोएट्री का पार्ट है या नहीं है, ये आपसे पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे आप सबको आंसर पता चल गया होगा कि आपकी ला बेले डेम सेंस मर्सी है लिरिक और बैले का एक कॉम्बिनेशन एंड 1 and 3 इसका आंसर बन जाता है। क्लियर एवरीवन? बहुत सारे क्वेश्चंस जब आप एक साथ करते हो ना, तो आपको उस टॉपिक का वाकई में अप्रोच समझ में आता है कि इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। हम लोग लिटरेचर के स्टूडेंट्स अक्सर में क्या गलती करते हैं, बस कंटेंट अपने अंदर डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ। आपने उसका प्रैक्टिकल यूज अगर साथ ही साथ नहीं देखा है तो ये समझ के चलना कि आपकी तैयारी पूरी नहीं हुई है। दिस इज द एग्जैक्ट अप्रोच हाउ यू शुड स्टडी एनी टॉपिक, एनी सब्जेक्ट, आप अगर किसी भी सब्जेक्ट को बिलोंग करते हो। ठीक है, वेदर इट बी पेपर 1 पेपर 2। Which of the following is interior monologue? अब ये जो आपका क्वेश्चन है ना बेटा, ये आपका लेटेस्ट गेट वाला क्वेश्चन बना है, जहां पे आपसे पूछा है कि इसमें से इंटीरियर मोनोलॉग कौन सा है। आपका अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का इन मेमोरियम, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, हम लोग को पता है कि भाई ये तो एलिजी है। ठीक है, फाइनल चैप्टर ऑफ जेम्स जॉयसेस यूलिसिस, ध्यान से इस बात को समझना कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फाइनल चैप्टर ऑफ जेम्स जॉयसेस यूलिसिस। अब सारे बच्चे कंफ्यूज होना शुरू हो गए होंगे कि मैम आपने तो इसको पढ़ाया था स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में। ध्यान से इस बात को देखो क्या लिखा हुआ है, फाइनल चैप्टर ऑफ जेम्स जॉयसेस यूलिसिस इंटीरियर मोनोलॉग का एग्जाम्पल है, क्योंकि वो बेटा आपके लीनियर ऑर्डर में चलता है और यही आपका आंसर बन जाता है। फिलहाल हम लोग बाकी दो को भी देखेंगे, द टी.एस. इलियट लव सॉन्ग ऑफ जे. एल्फ्रेड प्रूफॉक एंड
एंड देन रॉबर्ट ब्राउनिंग का लास्ट डचेस, ये दोनों क्या है आपके ड्रामेटिक मोनोलॉग का एग्जाम्पल है। तो एक ही आपके क्वेश्चन के अंदर आपको कई सारी चीजें पता चल गई। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और अपना दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ये आंसर आपको दिख गया होगा। देन in Robert Browning's dramatic monologue, which painter Andrea del Sarto compare himself to? What does he find lacking in his own work in comparison? आपका जो रॉबर्ट ब्राउनिंग का एक और वर्क हम लोग को पता लगता है माय लास्ट डचेस के अलावा भी ड्रामेटिक मोनोलॉग में, इसमें एक इन डेप्थ क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये उन्हीं लोग को आता होगा जिन्होंने इस पर्टिकुलर पोएम के बारे में पढ़ा था कि एंड्रिया डेल साटो अपने आप को किससे कंपेयर करता है। तो ये रहा आपका आंसर, रफेल से, एंड वो अपने वर्क का कंपैरिजन किससे कर रहा होता है? सोल से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। सी आई ब्रॉट सो मेनी क्वेश्चंस फॉर यू, ताकि आपको इन 4 टॉपिक्स में से कितने सारे क्वेश्चंस मिले, और अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी हैं। ठीक है, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट ड्रामेटिक मोनोलॉग इज इनकरेक्ट? ये आपका लेटेस्ट 2022 में लास्ट क्वेश्चन आया था, एंड ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको पढ़ना। Which of these statements about dramatic monologue is incorrect? ठीक है, incorrect आपको बताना है। A single person who is clearly not the poet utters the speech. क्या ड्रामेटिक मोनोलॉग में जो सिंगल पर्सन होता है, जो पोएट तो नहीं होता है, बस एक नरेटर होता है, वो आपकी स्पीच को बोल रहा होता है? तो ये तो सही है। The person addresses and interacts with one or more people. ध्यान देना, जो पर्सन बात कर रहा होता है या तो एड्रेस कर रहा होता है या तो इंटरैक्ट कर रहा होता है, या तो एक इंसान से, जैसे लास्ट डचेस वाले केस में हम लोग ने देखा कि वो किससे बात कर रहा था? विजिटर को सारी बातें बता रहा था, या फिर वन और मोर पीपल से बात कर रहा था। हम लोग ने यूलिसिस में देखा कि कैसे आपका यूलिसिस अपने सारे मैरिनर्स से बात कर रहा है। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका करेक्ट बन जाता है। ठीक है, The main purpose of the lyric is to provide, यहाँ is होगा बेटा, is to reveal the speaker's temperament and character. Pretty correct कि आपका इस लिरिक से परेशान नहीं हो जाना। लिरिक का मतलब ही होता है कि आपकी टाइप्स ऑफ पोएट्री की फॉर्म जो आपकी एक मेलोडियस वे में लिखी गई है। तो इस लिरिक का मेन पर्पस है रिवील करना आपके स्पीकर के टेम्परामेंट एंड कैरेक्टर के बारे में, विच इज प्रिटी करेक्ट। अब हम लोग 4th पॉइंट देखेंगे, हालांकि आंसर तो हम लोग को मिल गया है। द ड्रामेटिक मोनोलॉग एज अ पोएटिक फॉर्म अचीव्ड इट्स first distinction in the works of Tennyson. This is a very specific kind of स्टेटमेंट, जिससे हम लोग डिसाइडिंग स्टेटमेंट बन जाता है कि क्या हम लोग ने सबसे पहले ड्रामेटिक मोनोलॉग टेनिसन के ही काम में देखा है? तो ऐसा नहीं है, इनसे भी पहले रॉबर्ट ब्राउनिंग ड्रामेटिक मोनोलॉग देखने लगे थे, और इसी के साथ हम लोग को मिल जाता है हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखो, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके ड्रामेटिक मोनोलॉग से या फिर किसी भी स्टाइल ऑफ टेक्निक से। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसका डेप्थ में जाके मीनिंग को समझो, तभी आपसे ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द करेक्ट वंस अमंग द फॉलोइंग। हम लोग ने इनकरेक्ट देख लिया, अब हम लोग से यहां पे पूछा गया है करेक्ट वाला ढूंढो। द ड्रामेटिक मोनोलॉग इंश्योर्स द रेसिप्रोकल डायलॉग ऑफ द नरेटर। आपके ड्रामेटिक मोनोलॉग में क्या रेसिप्रोकल डायलॉग मिलता है आपको? तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होता है। एंड जहां मुझे ए गलत मिल गया, मैं क्या करूंगी, जहां जहां मुझे ए दिखाई दे रहा है मैं उसे कट कर दूंगी, एंड देयर इज ओनली वन ऑप्शन जहां पे ए है। The 19th century poets fully exploited the poetic form of dramatic monologue, जो एक तरीके से सही भी है। आपके रॉबर्ट ब्राउनिंग और ये सब लोग 19th सेंचुरी को बिलोंग करते थे, तो ये तो पॉइंट आपका होगा। तो बी वाले जितने ऑप्शन है वो तो होने ही चाहिए, जिसकी वजह से आई एम गोइंग टू कट डाउन अगेन दिस। ये मेरी टेक्निक है, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो काफी टाइम से पेपर 1 की सीरीज को भी, तो आपको पता चल गया होगा कि इस टेक्निक से बड़ी जल्दी आंसर निकल जाते हैं। ठीक है, देन हम लोग देखेंगे अब बी सी डी होगा या बी डी ई होगा। द पोएट्री ऑफ एक्सपीरियंस बाय रॉबर्ट लैंगबॉम आउटलाइंस द डिस्कशन ऑन अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ये क्वेश्चन भाई ऐसा क्वेश्चन है जो उन्हीं लोगों से बन सकता है जिनको ये पता हो कि द पोएट्री ऑफ एक्सपीरियंस बाय रॉबर्ट लैंगबॉम एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, जो कि है। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, बी सी, एंड अपने आप ही मिल गया डी वाला, हालांकि हम लोग इसको पढ़ेंगे। द लिंग्विस्टिक प्रैग्मेटिक्स मेक्स द नार्सिसिस्ट स्पीकर ऑफ द ड्रामेटिक मोनोलॉग स्पीक एक्सक्लूसिवली। नाउ अगर आप एक लिटरेचर के स्टूडेंट हो तो आपको नार्सिज्म के बारे में, नार्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू जरूर पता होनी चाहिए। ये एक मिथ है, द मिथ ऑफ नार्सिसिस। I have also taught you people in some of my video, I do not remember in which one, लेकिन हम लोग ने मिथ ऑफ नार्सिसस के बारे में बात की है, जो अपनी खुद की रिफ्लेक्शन से
ओवर ऑब्सेस्ड होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसका दिया गया है कि नार्सिसिस्ट स्पीकर होता है जो अपने ही बारे में ओवर ऑब्सेस्ड होता है और बताता चला जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। एंड इसी के साथ हम लोग को हमारा आंसर मिल चुका है, विच इज बी, सी एंड डी। ठीक है, तो ये था तरीका एंड अप्रोच ऐसे क्वेश्चंस को डील करने की, एंड ये आपको आई गेस समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ेंगे, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के टुवर्ड्स। विच फ्रेज इंडिकेट्स द इंटीरियर फ्लो ऑफ थॉट एम्प्लॉयड इन हाई मॉडर्न लिटरेचर? नाउ हियर कम्स योर टेस्ट। आपको ऐसे क्वेश्चंस को जहां पे दो ऑप्शन सही हो सकते हैं, भाई इंटीरियर जो फ्लो होता है वो हम लोग को इंटीरियर मोनोलॉग में भी देखने को मिलता है एंड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में भी देखने को मिलता है। तो आप ऑप्शंस में जाके सर्च करोगे कि इन दोनों में से हम लोग को कौन सा दिखाई दे रहा है। भाई मुझे दिखाई दे रहा है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, तो ये मेरा आंसर बन जाएगा। नाउ अगर आप लोग में से बच्चों का ये क्वेश्चन होगा भी कि मैम अगर दोनों आ गए होते तब हम लोग क्या करेंगे, तो नेट वाले इतने भी पागल नहीं है कि दोनों आपको एक साथ दे देंगे, क्योंकि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का ही बेटा हम लोग बोले एक वेरिएंट है आपका इंटीरियर मोनोलॉग। अगर ऐसा हो जाता है तो या तो क्वेश्चन आपका ड्रॉप हो जाएगा, या फिर आपको उस क्वेश्चन में मेरा कीवर्ड ढूंढने की कोशिश करनी है। अगर वहां पे अनस्ट्रक्चर्ड लिखा है तो आप एसओसी को करेक्ट करके आएंगे, अगर वहां पे लीनियर लिखा है तो आप इंटीरियर मोनोलॉग को सही करके आएंगे। ठीक है, आई होप ये आप लोग को क्लियर होना चाहिए, एंड अगर ऐसा आता है तो आप लोग अच्छी तरीके से कर पाएंगे। लेट्स do our last question. Which of the following was associated with D.H. Lawrence? अब D.H. Lawrence का दूर दूर तक हम लोग ने नाम नहीं लिया, बट इफ यू आर अ लिटरेचर स्टूडेंट यू मस्ट नो कि D.H. Lawrence भी बहुत ज्यादा फेमस थे आपकी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की नॉवल और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक को यूज करने के लिए अपने कैरेक्टर्स के मन में क्या चल रहा है कि बड़े अच्छी तरीके से दिखाना पसंद करते थे। और इसी के साथ हम लोग आ गए हैं अपनी आज की क्लास की एंड में। ओ सॉरी, ये आपका ऊपर नहीं हो रहा है जिसमें लिखा हुआ है आई होप योर कंफ्यूजन इज रिजॉल्व। तो आई रियली होप कि आपका जो कंफ्यूजन है वो रिजॉल्व हो गया होगा मेरे इस वीडियो के वजह से। अगर अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई मेरे इस वीडियो की वजह से तो जरूर से पुट अ थम्स अप, लाइक करके जाना। एंड जो भी आप इस वीडियो के बारे में फील करते हो, अगर बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, आपको हमेशा इन टॉपिक्स में कंफ्यूजन था और कंफ्यूजन दूर हो गया, डू कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो, बिकॉज आई विल कम टू नो कि मेरे एफर्ट्स का फायदा हुआ किसी ना किसी को। एंड और भी अगर आप कुछ कहना चाहे तो फील फ्री टू राइट डाउन बिलो। एंड आप में से बहुत सारे बच्चों ने मुझसे बहुत सारे टेलीग्राम पे क्वेश्चंस पूछे हैं, तो डोंट वरी, आपके लिए धीरे धीरे वीडियो आती रहेगी। किसी ने पन के बारे में पूछा है एंड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, उस पर डेली आपकी वीडियो आती रहेगी, डोंट यू वरी। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल एंड यू वांट टू कनेक्ट विद मी या बी अ पार्ट ऑफ माय फैमिली, तो आप सुनैना इंग्लिश नाम के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आपको डायरेक्ट लिंक्स मिल जाते हैं, इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिल जाती हैं, एंड वी कनेक्ट अ लॉट, वी चैट अ लॉट, वी टॉक वेरी इंटेलेक्चुअल स्टफ, मोटिवेशनल स्टफ एंड व्हाट नॉट। तो आप मेरे इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। एंड डू कमेंट डाउन बिलो योर व्यूज रिगार्डिंग दिस चैनल, योर सजेशंस रिगार्डिंग एनीथिंग, योर फीडबैक रिगार्डिंग एनीथिंग, and you are most welcome to do that. Meet you up next in yet another video, in such a wonderful video and insightful one. So bye and take care.